मानव रोग के सेकंड पार्ट्स पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मानव में जो रोग होता है, क्यों होता है, किस कारण होता है, इसके बारे में बताया जा चुका है पिछली कक्षाओं में। आज इसके आगे जो जीवाणु जनित जो रोग हैं, वो जीवाणु जनित रोगों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत एक होता है टीबी, जिसके बारे में पिछली कक्षा में आपने पढ़ लिया है। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबर क्लोसिस, मतलब क्षय रोग जिसको बोलते हैं हिंदी में। ये क्षय रोग के बारे में पूरा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा रोग लेते हैं हम टाइफाइड। टाइफाइड से भी आप भली भांति परिचित हैं। गर्मियों में अक्सर ये रोग जो है होता है। गर्मियों में इसलिए होता है क्योंकि जीवाणु जो होते हैं, इसके जो कारक जीवाणु जो होते हैं, उनके लिए एक अनुकूल वातावरण होता है गर्मी का दिन, और उस समय जो है हमारे शरीर को ज़्यादा संक्रमित करने का प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा संक्रमित करते हैं। आज के समय में किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ तो मलेरिया के बाद वो बीमारी जो है किस में कन्वर्ट होता है, टाइफाइड में। मलेरिया हुआ है तो और उस सही ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को निश्चित है टाइफाइड होगा। तो जो टाइफाइड जो रोग है वो साल्मोनेला टाइफी नाम के जो जीवाणु होता है, साल्मोनेला टाइफी नाम के जो जीवाणु होता है, इसके द्वारा खासकर गर्मी के दिनों में ही अधिकतर होता है। ये किसके माध्यम से मनुष्य के शरीर में पहुंचता है या हमारे शरीर में पहुंचता है? मक्खियों के माध्यम से। मक्खियों से हम भली भांति परिचित हैं। हम जब भोजन करते रहते हैं तो उस समय हमारे भोजन के इर्द गिर्द बहुत सारे मक्खियाँ हम आते हैं, हमारे भोजन में भी बैठ जाते हैं। वो मक्खियाँ उससे पहले कहाँ बैठे थे? उन स्थानों पर जहाँ पर गंदगियाँ थी, और जहाँ गंदगियाँ हैं वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे रोगाणु होते हैं। रोगाणु में जीवाणु भी हो सकता है, विषाणु भी हो सकता है, और कोई अन्य कारक हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं। तो मक्खियाँ हैं, मक्खियों को देखे होंगे आप, उनके जो पैर होता है, उस पैर जो होता है वो ब्रशनुमा होता है। पैर में जो है छोटे छोटे ब्रशनुमा जो है वो सिलिया पाए जाते हैं, जो जिसमें जो है जीवाणु जाकर चिपक जाता है, और वही जीवाणु जब आपके भोजन में आके बैठेगा तो वो जीवाणु को कहाँ छोड़ेगा, वो भोजन में, और उस भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि वो जीवाणु, चूंकि जीवाणु जो है सूक्ष्म जीव है, वो हमको अपने नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। तो वो जीवाणु जो है हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, और प्रविष्ट होकर क्या करता है, हमारे शरीर की आंत में जाकर संक्रमण करता है। मतलब आंत में जाकर आंत की जो मुकोशा होता है उसको खाता है, और खाकर गुणन करता है, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाता है। जैसे एक जीवाणु प्रविष्ट हुआ, वो एक जीवाणु जो है कोशा को खाएगा, वैसे वैसे उसकी संख्या जो है, जो आकार पहले बढ़ेगा, उसके बाद वो गुड़ा अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, शरीर में जो है संक्रमण करता है ना, जिसके कारण हम जो है टाइफाइड से ग्रसित हो जाते हैं। अब ये जो रोग होता है, इस रोग के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो जिस व्यक्ति को टाइफाइड होता है, उस व्यक्ति के शरीर का तो जो तापमान होता है वो असामान्य रूप से बढ़ता जाता है। लगभग 101 फ़ारेनहाइट उसका जो शरीर का तापमान होता है, और जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे उसके शरीर का तापमान बढ़ता जाता है। ये इसका पहचान है किसका? टाइफाइड का। मतलब किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है या साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु का संक्रमण उसके यदि शरीर में हुआ है, तो उस व्यक्ति के शरीर का तापमान असामान्य रूप से होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे वो तापमान जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा लक्षण इसमें देखने को मिलता है कि रोगी का जो नाड़ी होता है ना, वो बहुत तीव्रता से चलना शुरू हो जाता है। पल्स, यहाँ पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे इस नाड़ी को जो है पकड़कर क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं कि हमें एक्चुअल में हुआ क्या है। तो उस समय यदि साल्मोनेला टाइफी का जो है यदि संक्रमण हमारे शरीर में हुआ है ना, तो उस समय हमारे पल्स रेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहेगा। तीसरा इसका लक्षण होता है कि इसमें हमारे शरीर में मोती के समान छोटे छोटे चकते, चमकीले चकते बनना शुरू हो जाते हैं, है ना, जो कराता है कि हम पीड़ित हैं टाइफाइड से।
या मोतीझरा से। इसी प्रकार ये रोग जो है लगभग कितने सप्ताह तक रह सकता है? 3 सप्ताह तक रह सकता है ना। 3 सप्ताह तक शरीर में इसका संक्रमण होगा और उस बीच में यदि हम ट्रीटमेंट सही नहीं कराते हैं तो ये अंत में एक और रोग को जन्म देता है जिसको कहते हैं पीलिया, है ना। मतलब इसके संक्रमण के कारण धीरे धीरे हमारे शरीर में क्या होती है? खून की कमी होती है, और खून की कमी होती है उसके कारण हम जो है यदि ट्रीटमेंट नहीं लिए तो उस कंडीशन में हम एक दूसरा बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं पीलिया। और जहां पर पीलिया हुआ और उस समय सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति की मृत्यु तय है ना। तो उस समय जैसे ही हमें हमारे शरीर में लक्षण उत्पन्न हो, क्या क्या? शरीर का तापमान का बढ़ जाना, या फिर पल्स रेट का बढ़ जाना, या फिर शरीर में चकत्ते बनना, चमकीले चकत्ते बनना, है ना। ऐसा लक्षण यदि हमें दिखाई देता है हमें तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जाकर उसका उचित इलाज करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके बचाव के, है ना, रोग से बचाव के उपाय। हम इस रोग से कैसे बचें और हमारे शरीर को हम किस प्रकार बचाएं। तो सबसे पहले तो जो रोगी है उस रोगी व्यक्ति को पर रखें, जहां ऐसे कमरे में रखें जहां पर वो कमरा जो है पूर्ण हवादार हो, मतलब उसको पर्याप्त मात्रा में हवा और ठंडे स्थान में रखना है ताकि उसके शरीर में, चूंकि गर्मी के कारण हुआ है, शरीर में तापमान जो है बढ़ गया है, उस कारण वो बीमारी हो रहा है, इसलिए उसको हवादार कमरे में रखना चाहिए। दूसरा बचाव के और उपाय हम क्या कर सकते हैं? उस व्यक्ति को जो है सामान्य व्यक्ति से, क्योंकि एक संक्रमण बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, जो कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी कहेंगे? ऐसे बीमारी जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को ग्रसित कर सकता है, इसलिए उस समय उस व्यक्ति को, जो रोगी है, उस व्यक्ति को अलग से कमरे में रखना चाहिए। तीसरा हम बचाव का उपाय क्या कर सकते हैं? उस व्यक्ति के जो जूठन है, जो भोजन हम उसको दे रहे हैं, उसको किसी स्वस्थ व्यक्ति को कभी भी नहीं देना चाहिए। फिर उस व्यक्ति के मलमूत्र को हमेशा नष्ट कर देना चाहिए ताकि उसके जो शरीर में जो जीवाणु है वो जीवाणु भोजन के माध्यम से उसके शरीर से बाहर निकल सकता है, श्वास के माध्यम से निकल सकता है और दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को भी वो बीमारी जो है हो सकता है, इसलिए उस समय इन बातों पर हमेशा ध्यान देनी चाहिए। इसी प्रकार आसपास के वातावरण को हमेशा हमें क्या करके रखना चाहिए? स्वच्छ बना कर रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है, जैसे अभी वर्तमान में स्वच्छता अभियान चल रहा है, क्यों चल रहा है? वो हमारे लिए चल रहा है कि हम अपने आसपास के वातावरण को यदि स्वच्छ रखेंगे तो वहाँ पर जो रोगाणु होते हैं वो रोगाणु नहीं रहेंगे। हमारे आसपास जो गंदे नालियाँ हैं, है ना, उन नालियों में ज़्यादातर ये रोगाणु पाए जाते हैं, तो उन स्थानों पर जो है डीडीटी का क्या करना चाहिए? छिड़काव कर देना चाहिए ताकि वो रोगाणु जो है वहाँ पर नष्ट हो। ऐसा करने से क्या होता है? उनका गुणन जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, मतलब वो आगे और वृद्धि नहीं कर पाते। जब वृद्धि नहीं करेंगे तो किसी व्यक्ति को संक्रमित करने की क्षमता उनमें नहीं रहेगी। इसके बाद अगला चलते हैं इसके उपचार पर। इसके क्या क्या हम उपचार कर सकते हैं, मतलब इस रोग के क्या उपचार हैं? तो रोगी को उपचार के लिए जो है क्लोरोमाइसिटिन नामक जो प्रतिजैविक होता है उसको देने पर वो रोग से या वो जीवाणु जो होता है उसके शरीर से पूर्णतः नष्ट हो जाता है और रोगी जो है बच जाता है। इसके अलावा आजकल हॉस्पिटलों में जो है एक टीकाकरण का वो चल रहा है, दौर चल रहा है। जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके 1 घंटे से 1 सप्ताह के अंदर बच्चे के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना समय टीका लगाया जाए, है ना। तो कुछ टीके जो है उसको जन्म के तुरंत बाद और कुछ टीके जो है गर्भस्थ अवस्था में ही लगा दिए जाते हैं ताकि वो बच्चा जो है जब जन्म लेगा तो वो इन सारी बीमारियों से बच जाए, है ना। इसलिए जो है TAB का टीका लगाया जाता है। TAB का टीका लगाने पर वो उस व्यक्ति को जो है टाइफाइड नहीं होगा, मलेरिया। आजकल क्या किया जाता है? इस रोग से बचने के लिए जो है उस व्यक्ति के, रोगी व्यक्ति के पित्ताशय को ही अलग कर दिया जाता है। पित्ताशय कहाँ है? ये हमारा आहार नाल है जिसमें हम भोजन करते हैं, है ना। आहार नाल के आगे आमाशय है, आमाशय से जुड़ा हुआ एक ग्रंथि है जिसको हम कहते हैं पित्त ग्रंथि, जिसके द्वारा पित्त रस का सिक्रेशन होता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो उसको निकाल दिया जाता है ताकि वो व्यक्ति को उसको निकाल देने पर, पित्ताशय को निकाल देने पर वो व्यक्ति को कभी भी टाइफाइड नहीं होगा। ये हो गई टाइफाइड की बात। अब अगला चलते हैं एक और बीमारी
जिसको कहते हैं कुष्ठ रोग। इसके बारे में भी आप भली भांति परिचित हैं। कुष्ठ रोग या फिर लेप्रेसी जिसको कहा जाता है, एक रोग को जो है आजकल मनुष्य के पापों के फल के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, है ना। ये भी एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी मतलब एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। तो इस बीमारी को किस नाम से जानते हैं? मनुष्य के पापों का फल। ऐसा नहीं है, कोई मनुष्य जो है पाप कर रहा है तो उसका फल जो है उसके शरीर में फोड़े फूंद कुष्ठ होकर, एक्चुअल में ये जो है जीवाणु जनित, लेकिन लोग वही मानते हैं कि कुष्ठ रोग क्या होता है? मनुष्य के पापों का फल है। और ऐसे व्यक्ति को हमारा समाज जो है उसकी देखने का जो नजरिया देखिए, जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ है उस व्यक्ति को हमारा समाज जो है हमेशा हे दृष्टि से देखता है, मतलब उसको अच्छा नहीं समझता। ये तो पापी है, पाप किया हुआ है ना। उसके साथ उसके सहानुभूति आए, उसको सपोर्ट करने के बजाय उसको क्या करते हैं? हतोत्साहित करते हैं कि ये पाप किया हुआ है व्यक्ति है ना। तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये किसके कारण हो रहा है? संक्रमण के कारण हो रहा है। किसके संक्रमण के कारण हो रहा है? जीवाणुओं के संक्रमण के कारण। ये जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी नाम के जो जीवाणु होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी नामक जो जीवाणु होता है, उसके संक्रमण के कारण क्या होता है? कुष्ठ रोग होता है। ये जो कुष्ठ रोग है इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी नामक जीवाणु का यदि हमारे शरीर में संक्रमण होगा तो सबसे पहला लक्षण क्या दिखेगा? कि हमारे शरीर में कुछ चकते बनेंगे, फुंसियां बनेंगे, है ना। ऐसे फुंसियां बनेंगे जहां पर छूने पर कोई स्पर्श होगा। संवेदनशीलताहीन चकतियां बनते हैं, जिस स्थान पर पूर्णतः संवेदना जो है समाप्त हो जाता है। वहां पर ना कोई दर्द होगा ना कोई तकलीफ। यदि ऐसे फुंसियां बन रहे हैं या ऐसे चकते बन रहे हैं तो उस समय हम ये समझ जाएं कि हम किस रोग से पीड़ित होने वाले हैं? कुष्ठ रोग से। इससे पहले हमने ये बताया कि मनुष्य के पापों का फल है ना। इसलिए व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के शरीर में इस प्रकार की संवेदना होता है, वो संवेदना जैसे होता है तो क्या करता है? उसको छुपाता है, वो कभी बताता नहीं है कि मुझे ये हुआ है ना। शरीर में चकते बनना शुरू हो गए तो उस व्यक्ति को किसी को बताने के बजाय या डॉक्टर को बताने के बजाय वो क्या करता है? ये तो मेरे पापों का फल है, इसको मैं किसको बताऊं? मैं अपने पाप को किसको बताने जाऊं? इसलिए वो क्या करता है? छुपाता है। तो जैसे जैसे छुपाएगा वैसे वैसे उसका जो संक्रमण है वो शरीर में बढ़ता जाएगा। शुरुआत में तो कुछ स्थानों पर ही होगा शरीर में, है ना। धीरे धीरे पूरे शरीर में चकता जो है फैल जाएगा। अगला लक्षण इसका ये होता है कि संक्रमित स्थान में जो है रंगीन धब्बे बन जाते हैं। मतलब ऐसे धब्बे बनेंगे जैसे यहाँ पे मान लो हुआ, यहाँ पर हुआ। आप लोग कई सीरियलों वगैरह में देखे होंगे, टीवी वगैरह में, आजकल सब टीवी देखते हैं, है ना। यहाँ पर फुंसियां बनी हुई हैं जिसमें कोई रंग नहीं रहता, है ना। तो चकते जो रंगीन धब्बे बन जाते हैं, रंगीन धब्बे बन जाते हैं, है ना। और उस धब्बे को ऐसा अगर छुओगे या जहाँ पर फुंसियां हुई है उसको ऐसा छूने पर, दबाने पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो समझ जाइए आप कौन से रोग से पीड़ित हैं? कुष्ठ रोग से। ठीक है। फिर इस रोग के अंतिम चरण जो होता है बहुत भयावह होता है, बहुत भयानक होता है ना। क्योंकि शरीर में पूरी फुंसियां हो जाती हैं और उन फुंसियों से, उन स्थानों से जहां पर फोड़े हुए हैं वहां से शरीर में से मवाद निकलना शुरू हो जाता है। वो मवाद कहाँ से आया? वो आपके शरीर के जो कोशिकाएं होती हैं, आंत होती है, उसकी म्यूकोसा होता है, वो सारे चीज को जो है जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी नाम का जो जीवाणु है वो क्या करता है? संक्रमित करता है, खाता है, जिसके कारण शरीर में मवाद निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को बचा पाना संभव नहीं है। अब इसके बचाव के क्या हम उपाय कर सकते हैं? तो बचाव के जो उपाय, सबसे पहली चीज क्या? सावधानियां। सबसे पहले हम सावधानी बरतें। हमारा आसपास का वातावरण देखिए, बहुत सारे ऐसे जीवाणु जनित जो बीमारियां हैं उसके बचाव के उपाय लगभग एक जैसे हैं। हमारे आसपास का वातावरण क्या होना चाहिए? हमेशा स्वच्छ होने चाहिए। वातावरण हमारा जिस स्थान पर हम सोते बैठते हैं वो स्थान स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए ताकि वो जीवाणु वहाँ पर उपस्थित ना हो।
और सबसे बड़ी चीज़ कि यदि ये रोग हमें हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। यदि हम छुपा रहे हैं कि हमारे पापों का फल है तो भुगतेंगे हम, है ना, लेकिन यदि हम बताते हैं तो हमें तुरंत उसका क्या हो जाएगा, इलाज मिल जाएगा, है ना। आजकल इस बीमारी से बचने के लिए प्रत्येक जिले के तहसीलों में जो हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, है ना, वहाँ पर एक सेंटर या एक केंद्र बनाया गया है, कुष्ठ निवारण केंद्र। उस कुष्ठ निवारण केंद्र पर जाने पर निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराई जाती है। और एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद, जैसे हम एक बार हॉस्पिटल में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा दिए, अपना नाम दर्ज करवा दे कि हम कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, तो पहला डोज हमको अपने हाथ से ही लाना है और दूसरा डोज को जो है हमको वहाँ हॉस्पिटल में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या किया जाता है आजकल हर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है या फिर मलेरिया कार्यकर्ता है ना, एक या दो जेंट्स होते हैं, एक या दो लेडीज होते हैं, उनके माध्यम से पर मंथ उनकी जो दवाइयाँ हैं उनके घरों तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या है, बचाव ही रोग का जो है बचने का उपाय क्या है, सावधानियां, और जो हमको जो परेशानी है उसको हम डॉक्टर के पास रखें और उसको बताएं और हम उससे निजात पाएं। फिर अगला चीज, इसके उपचार, इसके क्या क्या उपचार हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके उपचार के लिए रोगी को हमेशा स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए, हवादार स्थान पर रखना चाहिए। दूसरा, रोगी के जो वस्त्र हैं, उसके जो बर्तन हैं वो हमेशा साफ होने चाहिए। रोगी को जिस बर्तन में हम उसको भोजन दे रहे हैं वो हमेशा साफ सुथरा होने चाहिए। जो वो कपड़ा पहन रहा है वो साफ सुथरा होना चाहिए। उसके जो मल मूत्र हैं उसको हमेशा नष्ट कर देने चाहिए, है ना। और इसके अलावा उस रोगी को जो है हमेशा आसपास बच्चों से जो है अलग रखना चाहिए, ताकि वो बच्चे उसके पास ना जाएं, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है, संक्रमण जो है बच्चों पर भी हो सकता है, उनको भी वहाँ तक भी पहुँच सकता है, इसलिए उनको बचाना चाहिए। इसके अलावा इसके लिए जो है एक टीका लगाया जाता है, DDS का टीका लगाया जाता है। DDS का फुल फॉर्म होता है डाइएमीन डाइफेनिल सल्फेट, डाइफेनिल सल्फेट का जो है औषधि या प्रतिजैविक या टीका के रूप में उस व्यक्ति को यदि दिया जाए तो वो रोग से आसानी से बचा जा सकता है। अगला देखते हैं, हैजा। अगला बीमारी है हैजा। ये तेजी से फैलने वाला एक रोग है जो जल के माध्यम से, जल या फिर हवा के माध्यम से फैलता है। जल के माध्यम से, जैसे हम जो पानी पी रहे हैं, है ना, वो पी रहे हैं, वो पानी यदि जीवाणुजनित है तो जीवाणु जो है क्या होगा, हम जिसको हम पी रहे हैं उसके साथ हम जीवाणु को भी शरीर के अंदर ले रहे हैं, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें जल को हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। तो उबाल कर पीते हैं तो क्या होता है, उबालने से उसमें उपस्थित जो रोगाणु होते हैं, चाहे रोगाणु के रूप में विषाणु हो, चाहे जीवाणु हो, या फिर अन्य कोई कवक हो या परजीवी हो, वो पूरा नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये वाइब्रियो कॉलरी नाम के जो जीवाणु होता है, वाइब्रियो कॉलरी नाम का जो जीवाणु होता है, उसके संक्रमण के कारण एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं हैजा। जिस व्यक्ति को हैजा होता है उसको उल्टी दस्त होना शुरू हो जाता है, और एक महामारी का रोग है। मतलब एक स्थान पर यदि एक दो व्यक्ति को हुआ और सही समय पर वो यदि इलाज नहीं करा रहा है तो उस कंडीशन में वो आसपास के पूरे एरिया को प्रभावित कर देगा। मतलब इसका जीवाणु का, वाइब्रियो कॉलरी नाम के जो जीवाणु का संक्रमण इतना होता है, आसपास के पूरे एक व्यक्ति को हुआ है तो आसपास और बहुत सारे व्यक्तियों को भी वो संक्रमित कर सकता है ना। अब इस व्यक्ति हैजा के जो लक्षण क्या होगा, सबसे पहले तो उस व्यक्ति को उल्टी होगा, दस्त होगा, है ना, यही इसका जो है मुख्य पहचान है। और उसके शरीर में जो है कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई देंगे,
साथ में शरीर में जो है पानी की लगातार कमी होती जाएगी, व्यक्ति को प्यास अधिक लगेगा, वो जितना पानी पीता है उससे कहीं ज़्यादा उसको पानी की आवश्यकता होगी। अब इसके शरीर में जो है हमेशा जिस व्यक्ति को हैजा हुआ है उसकी शरीर में जो है बेचैनी बढ़ेगी और शरीर का तापमान भी अनावश्यक रूप से बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे इसके रोकथाम पर चर्चा करते हैं। आगे हम हैजा के जो है रोकथाम पर चर्चा करते हैं। हम इसका रोकथाम करें तो कैसे करें? तो इसके रोकथाम का पहला महत्वपूर्ण उपाय है, हम जो पानी पी रहे हैं उसको हमेशा उबाल कर पिएं। जरूरी नहीं है कि हम बीमारी से ग्रसित हों तभी पिएं, है ना। हम जब स्वस्थ रहते हैं तब उन बातों को ध्यान नहीं देते, लेकिन जब बीमारी से ग्रसित होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको उबला हुआ पानी पीना है, ये फल को खाना है, उसको करना है, उस समय हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। यदि हम पहले ही सावधानियां बरतें तो ये बीमारियां कभी भी हमारे शरीर में घर नहीं करेंगे, मतलब प्रवेश नहीं करेंगे, मतलब ये जीवाणु का संक्रमण हमारे शरीर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लगातार प्रतिजैविकों का निर्माण होता रहता है, एंटीबायोटिक का निर्माण होता रहता है ना। कहाँ पर होता है? हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, जिसको हम कहते हैं WBCs, श्वेत रक्त कणिका, उसके द्वारा क्या तैयार किया जाता है? एंटीबॉडी। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो मान लो हम सर्दी से पीड़ित हैं, तो डॉक्टर हमें क्या करता है? एक दवाई नहीं देता, बल्कि कितने दवाई देता है? कम से कम 2 या 3 देता है। 2 तो निश्चित रूप से देगा। एक जो दवाई होता है वो जीवाणु को या विषाणु को नष्ट करने के लिए होता है, और एक जो होता है शरीर के जो इम्यून सिस्टम जो कमजोर हुआ है, एंटीबायोटिक जो बनने की दर जो कम हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए, स्टैंड करने के लिए देता है। मतलब एक एंटीबायोटिक दवाई निश्चित रूप से दिया जाता है। और मान लो हम एंटीबायोटिक नहीं ले रहे हैं तो उस कंडीशन में उस बीमारी के इलाज के लिए जितने भी दवाइयाँ खाएं वो दवाइयाँ हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो हैजा के लिए सावधानी क्या होना चाहिए? हम जो पानी पी रहे हैं उसको हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। भोजन जो करते हैं वो उसमें बासी भोजन नहीं होने चाहिए, हमेशा गर्म भोजन होने चाहिए, गर्म ताज़ा भोजन होना चाहिए। हमारा वो क्या रहता है, अधिकांश लोगों का, खासकर ग्रामीण अंचल में, रात को बना हुआ खाना को जो है सुबह क्या करते हैं? खा लेते हैं, है ना। तो रात भर जो खाना बचा हुआ है उसमें जीवाणु का संक्रमण हुआ है, उसको सुबह खाएंगे तो निश्चित रूप से हम बीमार पड़ेंगे। तो ऐसे चीज़ों से इसमें बचना चाहिए। फिर इसमें नाइट्रोन्यूक्लियोटिक अम्ल और अमृत धारा, ये दोनों चीज़ों की जो दवाइयाँ हैं, इन दोनों दवाइयों को यदि हम 2 बार दिन में, है ना, एक बार सुबह और एक बार शाम को यदि लेते हैं तो निश्चित रूप से इस बीमारी से, हैजा से बच जाएंगे। अगला बीमारी है डिप्थीरिया। अगला बीमारी डिप्थीरिया, जो ज़्यादातर छोटे बच्चों को होता है। ऐसे बच्चा जिसका उम्र 3 से 5 साल का होता है, उन बच्चों पे अधिकांशतः होने वाला जो बीमारी होता है उसको कहते हैं डिप्थीरिया। ये जो कोरोनी बैक्टीरियाई नाम का आकार होता है, जिसका आकार किस प्रकार का होता है? छड़ के आकार का, छड़ के जैसा। जीवाणु के बहुत सारे आकार होते हैं, कुछ जीवाणु गोलाकार होते हैं, कुछ छड़ाकार होते हैं, कुछ बेलनाकार होते हैं, कुछ शंकुआकार होते हैं, मतलब बहुत सारे उनके साइज होते हैं, है ना। इसमें जो छड़ाकार जीवाणु जिसको कहते हैं कोरोनिकम डिप्थीरियाई, ये संक्रमण के कारण जो बच्चों में होने वाला रोग, उस रोग को कहा जाता है डिप्थीरिया। ठीक है, जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को डिप्थीरिया होता है, उस बच्चे के शरीर में जो है सफ़ेद रंग के जो है झिल्लियाँ बनना शुरू हो जाते हैं। उसके श्वसन तंत्र में या श्वास नली में जो है सफ़ेद रंग के झिल्लियाँ बनना शुरू हो जाते हैं, और वो झिल्लियाँ धीरे धीरे इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि उस बच्चे को या उस व्यक्ति को जिसको डिप्थीरिया हो रहा है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है।
शुरुआत में क्या हुआ, जैसे संक्रमण हुआ शरीर में जीवाणु का, वैसे ही धीरे धीरे क्या होगा, शरीर के श्वसन मार्ग में, हमारे जो श्वास नली में क्या बनना शुरू होगा, झिल्लियाँ, है ना। और वो झिल्लियाँ जो है धीरे धीरे इतने अधिक बढ़ जाएंगे कि हमें श्वास लेने में भी तकलीफ होगी। अब जब हमें श्वास लेने में तकलीफ होगी तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा श्वास को खींच खींच कर लेंगे। मतलब हम जितना हमको सामान्य अवस्था में जो हमारे शरीर में जो श्वसन हो रहा है, हम श्वास को श्वासोच्छ्वास कर रहे हैं, वो चेंज हो जाएगा। उस समय क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा श्वास को, है ना। और ये विशेष मौसम में, जैसे बदल के मौसम में हो या फिर बारिश के मौसम में, उन व्यक्तियों को ज़्यादा तकलीफ होता है जो किससे पीड़ित हैं, डिप्थीरिया से पीड़ित हैं। इसका श्वसन मार्ग में ही नहीं होता, बल्कि शरीर के अन्य भागों में भी होता है, खासकर महिलाओं में, है ना। महिलाओं के जो यूरिनरी ब्लडर्स होता है, उसमें भी झिल्लियाँ बनना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण उनको यूरिन त्याग करने में भी कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये हो गए इसके लक्षण। अब इसके बचाव के उपाय। डिप्थीरिया से यदि हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो डिप्थीरिया से बचने के लिए जो है, सबसे पहले तो रोगी को अलग कर देना चाहिए। सामान्य जो व्यक्ति हैं, एक जैसे एक परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, जरूरी नहीं है सभी को एक साथ डिप्थीरिया होगा, किसी एक को होगा। जो जिस व्यक्ति को हो रहा है उसको कम से कम अलग कमरे में रख देना चाहिए और उसको तुरंत, ज़्यादा हो तो हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका उचित इलाज करवाना चाहिए, ताकि वो बीमारी का जो संक्रमण है वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के, उसके परिवार के अन्य जो व्यक्ति हैं उनके शरीर में ना हो। ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आजकल क्या किया जाता है, इसके लिए DPT का जो है टीका लगाया जाता है बच्चों में, है ना। DPT का टीका लगाया जाता है और बड़ों में जिनको ये रोग हुआ है उनको भी बचाने के लिए इसके जो एंटीबायोटिक मिलता है DPT का, है ना, को दिया जाता है ताकि वो जो है उस व्यक्ति वो इस बीमारी से बच जाए। ठीक है, तो इसका महत्वपूर्ण उपाय है DPT, है ना। इसका टीका भी उपलब्ध है और दवाई भी उपलब्ध है एंटीबायोटिक के रूप में। इसको देने पर वो जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद अगला बीमारी की ओर चलते हैं। टिटनस या इसी को कहते हैं धनुष टंकार। टिटनस या धनुष टंकार, इस बीमारी से भी आप लोग परिचित हैं। आप लोग घरों में अक्सर ये सुने होंगे कि मान लो किसी का हाथ कहीं पर कट गया या कोई कील चुभ गया, है ना, या फिर मान लो कहीं साइकिल चलाते चलाते गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में हर व्यक्ति पहले बार क्या बोलता है कि आपको हॉस्पिटल में जाकर टिटनस का क्या लगाना चाहिए, इंजेक्शन लगाना चाहिए, है ना। क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी जो होता है, टिटनस की जो बीमारी होता है ना, कहाँ कहाँ से हो सकता है, मतलब इसके जीवाणु कहाँ कहाँ रहते हैं, खुले वातावरण में रहते हैं, खुले वातावरण भी है, धूल है, डस्ट है ना। इसके अलावा जो लोहे के कील हैं या जो जंतुओं के अस्थियां हैं, खासकर जानवर जब मर जाता है तो उसको क्या करते हैं, ले जाकर दुपट्टे पे फेंक देते हैं, है ना। तो उन पे जो ये जीवाणु जो होता है हमेशा, कौन सा जीवाणु, इसके जो कारक जीवाणु जिसको कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नामक जो जीवाणु होता है, वो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी जीवाणु गोबर या फिर जो मल मूत्र होता है उस स्थान पर, या फिर जो जंतुओं की अस्थियां होती हैं, फेंकी हुई अस्थियां उस पर, या फिर जंग लगे हुए लोहे पर चिपके हुए होता है ना। अब उसमें चिपका हुआ है, जैसे लोहे के कील में चिपका हुआ है जंग युक्त, सामान्य कील और जंग युक्त कील से आप परिचित हैं भली भांति, है ना। जंग युक्त जो कील होता है उसका रंग क्या हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। तो उसमें जो जीवाणु होता है वो चिपका रहता है, वो यदि हमारे शरीर में चुभ जाए कहीं पर, है ना, तो चुभेगा तो क्या होगा, उसमें जो जीवाणु उपलब्ध है वो जीवाणु कहाँ आ जाएगा, हमारे शरीर में। और जब ये शरीर में आ जाएगा, कौन सा जीवाणु,
क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, ये जीवाणु जैसी शरीर में आता है वैसे वैसे हमारे शरीर की आंत में जाकर क्या करता है, गुणन करता है, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाता है और धीरे धीरे हमारे शरीर की जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, वो संकुचित होना शुरू हो जाए। पेशियों की क्या विशेषता है, हम जो चलते फिरते हैं किसके कारण, एक तो अस्थियों के कारण, कंकाल तंत्र के कारण, और दूसरा पेशियों के कारण, मांसपेशियों के कारण, है ना। तो इनमें एक विशेषता पाया जाता है, वो हमेशा लगातार क्या होता रहता है, संकुचित होता रहता है, शिथिल होता रहता है। और संकुचन और शिथिलन के परिणाम स्वरूप ही हमारे शरीर में बहुत सारे जो अंगों में, शारीरिक अंगों में जो है गति होती है और हम प्रचलन कर लेते हैं। तो उन अंगों में जैसे ये माइक्रोबैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी का संक्रमण होगा तो वो शरीर के जो पेशियों को धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगा, संकुचित करना शुरू कर देगा। और ये संकुचन जैसे जैसे मतलब उसका संक्रमण बढ़ेगा जीवाणु का, वैसे वैसे संकुचन इतना अधिक बढ़ जाएगा कि पूरे शरीर में जो है, पूरे शरीर की पेशियां संकुचित हो जाएंगी और ये पैर से शुरू होकर अंत में कहाँ तक, आपके सिर तक की पूरी पेशियां एक स्थिति में पूरे संकुचित हो जाएंगी, जिसके कारण पूरा शरीर अकड़ जाएगा, पूरा शरीर अकड़ जाएगा। उस समय ना आप श्वास मतलब आप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अंतिम स्थिति में जैसे शरीर में ऐंठन शुरू हो जाता है, उस स्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, वो व्यक्ति कभी नहीं बचेगा, है ना। तो ये जो है इस बीमारी का लक्षण है कि शरीर के पेशियां क्या होना शुरू हो जाएगा, संकुचित होना शुरू हो जाएगा और इसका प्रभाव इतना अधिक हो जाएगा कि धीरे धीरे पूरे शरीर जो है अकड़ जाएगा। इस बीमारी को टिटनस के नाम से जानते हैं। अब इसके बचाव के क्या उपाय हैं? बचाव के उपाय क्या हैं? सबसे पहला उपाय ये है कि यदि हमें किसी स्थान पर लोहे से हो या किसी भी वस्तु से चोट लगता है, जरूरी नहीं है लोहे से ही लगे, है ना, किसी भी प्रकार का यदि हमें चोट लगता है तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत टीका लगाना चाहिए, मतलब टिटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए, वो जो फ्री में मिलता है। हॉस्पिटलों में क्या किया जाता है, उसको पैसा लेते हैं, नहीं लेते, फ्री में लगाते हैं टिटनस के इंजेक्शन को, है ना। पेन जरूर होता है, कई लोग का वो रहता है कि हमको तो दर्द होता है, इंजेक्शन से डरते हैं, है ना। आप लोग के साथ भी होगा, आप लोग हालांकि विषय बायो लिए हैं, हो सकता है कल के दिन में आप डॉक्टर बनेंगे, आप खुद ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे, लेकिन इंजेक्शन बोलने से सबके दिमाग में वही आता है, हमको तो डर लगता है। तो सबसे पहला वो क्या करना चाहिए, मान लो चोट लगा हुआ है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाकर टिटनस का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। वो टिटनस का इंजेक्शन एक बार लगाने पर उसका प्रभाव 6 महीने तक रहता है। मतलब एक बार हम टिटनस का इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उस औषधि का, उस दवाई का प्रभाव जो हमारे शरीर में कब तक रहेगा, 6 महीने तक। और 6 महीने में और बीच में किसी मान लो और गिर जाते हैं या कील चुभ जाता है तो उस जीवाणु का संक्रमण हमारे शरीर में कभी भी नहीं होगा, हाँ। 6 महीने के बाद उसका वैलिडिटी खत्म, है ना, मतलब उसकी वैधता जो है कितना रहता, फिर 6 महीने में, मतलब साल में यदि हम 2 बार टिटनस का इंजेक्शन लगा लें तो शायद टिटनस की बीमारी हमें कभी भी, धनुष टंकार की बीमारी हमें कभी भी नहीं होगी। धनुष टंकार लिखा हुआ है ना, धनुष टंकार मतलब धनुष जैसा रहता है ना, उस प्रकार का हमारा शरीर जो है पूरा अकड़ कर तन जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है धनुष टंकार। तो इस बीमारी से बचाव का उपाय ये है कि हम चाहे हमारे शरीर में चोट लगे या न लगे, वातावरण में धूल, गोबर इत्यादि तो रहते ही हैं, और जरूरी नहीं कि हम हमेशा चप्पल पहनकर ही चलते फिरते हैं, है ना। तो उनके माध्यम से हमारे शरीर में इसका प्रभाव हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हर 6 महीने के अंदर एक बार निश्चित रूप से टिटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। आपको मालूम है जो कारपेंटर होते हैं, है ना, या मिस्त्री होते हैं, घर बनाने वाले जो खासकर मिस्त्री, उन लोग के हाथ जो है हमेशा कटता रहता है, छिलता रहता है ना। तो उन लोग रेगुलर 6 महीने के अंतराल में एक इंजेक्शन निश्चित रूप से लगाते हैं ताकि वो बीमारी जो है उनको कभी ना हो, ठीक है। ऐसा करके क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को उस बीमारी से बचा रहे हैं, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम किस समय हमारे साथ क्या होगा, हम अभी यहाँ खड़े हैं और हो सकता है यहाँ से निकलते निकलते अचानक गिर जाए और हमारा लग जाए, छिल जाए, है ना। और छिल जा रहा है, जिस स्थान पर छिल रहा है या घाव बन रहा है उस स्थान पर संक्रमण हो सकता है, यहाँ पर कहीं होंगे, हमको दिखाई नहीं दे रहे, है ना। तो इसके बचाव के वही उपाय है कि आपको प्रत्येक 6 महीने के अंदर एक इंजेक्शन टिटनस का निश्चित रूप से लगाना चाहिए। अब मान लो किसी व्यक्ति को संक्रमण हो चुका है,
मतलब टिटनस का संक्रमण हो चुका है, उसकी पेशियां अकड़ना शुरू हो गई हैं, है ना, तो उसको एंटीटॉक्सिन का सीरम दिया जाता है, एंटीटॉक्सिन का सीरम दिया जाता है, तो उस व्यक्ति का जो है इलाज संभव है। और ये प्रारंभ में जैसे मान लो ये बीमारी होगा, मतलब टिटनस मान लो रोग होता है, तो प्रारंभ में आपको कोई पता नहीं चलेगा। इसका असर जो है आपको हो सकता है 5 साल में पता चले, या हो सकता है आपको 10 साल में पता चले। वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? आपके शरीर के जो इम्यून सिस्टम पर निर्भर कर रहा है। मतलब आपके शरीर में एंटीबायोटिक का निर्माण लगातार किया जा रहा है ना, तो एंटीबायोटिक क्या करता है, उस बीमारी को धीरे धीरे दबा दबा कर रखता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है 10 साल में, 20 साल में, या 25 साल में कभी भी उस बीमारी का असर जो है आपको शरीर में दिखने को मिल जाएगा। इसलिए उस समय जब वो व्यक्ति जो है उस बीमारी से ग्रसित हो चुका है ना, तो उस कंडीशन में उसको एंटी सीरम का जो है एंटीटॉक्सिन का वो दिया जाता है, औषधि दिया जाता है ना। इसके अलावा गर्भस्थ जो महिला है उसको क्या करते हैं, 3 महीने में एक टीका लगता है, और संभवतः 6 महीने में है। 2 टीका लगा, किसका लगा? टिटनस का लगा। ठीक है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद फिर से बच्चे को एक टीका लगता है, किसका? टिटनस का। जिस बच्चे को टिटनस का टीका लगा हुआ है वो बच्चे को कभी भी जीवन में उस बच्चे के जीवन में उसको कभी भी वो बीमारी नहीं होगी। टीका क्या विशेषता है? ठीक है, मतलब एक बार टीकाकरण हो गया, जैसे BCG का टीका लगता है, ठीक है, टीबी के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगता है। जिस बच्चे को जन्म के 1 घंटे बाद, या 1 दिन के अंदर, या 2 दिन, या 3 दिन, या 1 सप्ताह के अंदर BCG का टीका लग गया है, उस बच्चे को कभी भी टीबी की बीमारी नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस टीका का प्रभाव जो है उसकी पूरी लाइफ रहता है, होल लाइफ रहेगा उस बच्चे का, पूरे जीवन भर उसकी सुरक्षा करता रहेगा। किससे? उस बीमारी से। कौन सी बीमारी से? टीबी से। उसी प्रकार इसका जो टीका होता है, टिटनस का टीका, यदि लग गया बचपन में या बच्चे को, या गर्भस्थ अवस्था में, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को कभी भी बीमारी नहीं होगी, चाहे वो संक्रमण उसके शरीर में हो या ना हो। मान लो होगा भी तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में ऑलरेडी उसका वो बन चुका है, मतलब एक सुरक्षा कवच बन चुका है। जब सुरक्षा कवच बन चुका है उस जीवाणु से लड़ने के लिए, तो वो बीमारी कभी भी बच्चे को नहीं होगा। इसके अलावा DPT का भी इंजेक्शन लगाया जाता है बचने के लिए। चलिए अगला बीमारी देखते हैं, गोनेरिया। अगला बीमारी है गोनेरिया। ये भी एक प्रकार का प्रमुख यौन संक्रमित रोग होता है, या यौन रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिस व्यक्ति होता है, या ये किस प्रकार फैलता है? असुरक्षित सहवास से, है ना, जो है ये ज़्यादातर ये बीमारी फैलता है। ये रोग निशेरिया गोनेरी नाम के जो जीवाणु होता है, निशेरिया गोनेरी नाम का जो जीवाणु होता है, उसके संक्रमण के कारण फैलता है। मादाओं में ये जीवाणु का संक्रमण होगा, या जिस मादा का, जिस महिला को जो है गोनेरिया होगा, उसमें धीरे धीरे उसके ओवम बनने की जो दर होता है वो कम हो जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पूर्णतः बंद हो जाता है। ऐसे महिलाओं में जो है यूरिन त्यागने में तकलीफ होती है, क्योंकि दर्द होता है, जलन होता है ना। क्यों? किसके कारण? संक्रमण के कारण, जीवाणु के संक्रमण के कारण। और पुरुषों में भी धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ता है, पुरुषों में भी बंध्यता आ जाता है। फिर इस बीमारी के लक्षण क्या होंगे? इसके द्वारा जो इसके लक्षण जो है 2 या 3 दिन में ही परिलक्षित होना शुरू हो जाते हैं। 2 या 3 दिन में परिलक्षित होंगे, अर्थात उनके जो जनन तंत्र है, वो जनन तंत्र जो है धीरे धीरे इफेक्टिव होना, प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। और उसका प्रभाव जो है धीरे धीरे उसको, जिस महिला को या पुरुष को ये बीमारी हुआ है, गोनेरिया हुआ है, उसको उसका प्रभाव जो है तुरंत उसके शरीर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बीमारी में जो अंडकोश होता है माल हो रहा है, तो उनका अंडकोश सूजन हो जाता है, उसमें सूजन आ जाता है। और महिलाओं में जो है
बंध्यता शुरू हो जाता है ना। वो इससे बचाने के उपाय क्या हो सकते हैं? बचाव के उपाय, हमें मान लो गोनेरिया से बचना है तो जो लैंगिक संबंध स्थापित किया जाता है ना, उसमें पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, एक से अधिक व्यक्तियों से फिजिकल रिलेशनशिप ना हो, ये सबसे बड़ी इसका बचाव है, क्योंकि उसी से फैल रहा है वो, है ना। सबसे बड़ी चीज, एक से अधिक लोगों से जो है इसका रिलेशनशिप ना हो। फिर उपचार के लिए जो है सल्फोनामाइड और पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का एक औषधि दिया जाता है और दूसरा सल्फोनामाइड का औषधि दिया जाता है, जिससे इस बीमारी से, गोनेरिया से जो है बचा जा सकता है। अगला बीमारी देखते हैं उपदंश या सिफाइलिस। उपदंश या सिफाइलिस, ये जो ऐसा भयानक बीमारी है जिसमें किसी संक्रमित मादा या पुरुष से उसके संतान में भी फैलने की क्षमता रखता है। मतलब ये भी जीवाणु जनित रोग है, लेकिन ये आनुवंशिक की, मतलब इसका एज जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी हस्तांतरित होता है। इस रोग, ये रोग जो होता है ट्रिपैनोसोमा प्लेडियम नाम का जो जीवाणु होता है, ट्रिपैनोसोमा प्लेडियम नाम के जो जीवाणु है, उसके संक्रमण के कारण ये जो रोग है उपदंश, ये जो है ज़्यादातर होता है। इस रोग में 3 अवस्थाएं आते हैं। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, उस जीवाणु का संक्रमण धीरे धीरे शरीर में बढ़ता जाता है ना। प्रारंभिक अवस्था में जो जीवाणु जो है जैसे शरीर में प्रवेश किया वैसे अपनी संख्या को बढ़ाएगा और आंत की जो म्यूकोसा होता है, आंत की दीवार को जो है वो क्या करता है, धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो उसको भोजन मिलेगा वैसे वैसे क्या संख्या को वृद्धि करेगा, है ना। और वृद्धि करके एक जनन करेगा, गुणन करेगा और गुणन करके अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो उस समय शरीर में किसी भी प्रकार के कोई उसका प्रभाव नहीं दिखेगा, मतलब उस समय वो शरीर को इफेक्ट नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा प्रारंभिक अवस्था में। दूसरा जो अवस्था होता है, उस दूसरा अवस्था में ये जो इनकी जो प्रकोप जो है शरीर में शुरू हो जाता है। शरीर के विविध कोशिकाओं को जो है धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना। और सेकंड स्टेज में ही, मतलब द्वितीय अवस्था में ही इसके जो प्रभाव है हमारे शरीर में पता चलेगा। पहले प्रारंभिक अवस्था में पता नहीं चलेगा कि वो जो जीवाणु जो है हमारे शरीर में प्रवेश किया है तो उससे हमें कौन सा क्या तकलीफ होगी, उस समय कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन जो दूसरी अवस्था है उसमें हमारे शरीर में प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, उसके लक्षण जो है परिलक्षित होना शुरू हो जाएगा। और ये जो दूसरी अवस्था जो है 6 से जो है 24 सप्ताह तक रहता है। 6 से 24 सप्ताह तक ये शरीर की विभिन्न अंगों की कोशिकाओं को धीरे धीरे क्या करना शुरू करेगा, नष्ट करना शुरू कर देगा, डैमेज करना शुरू कर देगा। और फिर जो तीसरी अवस्था होता है उसमें उस बीमारी के संक्रमण का एक उचित लक्षण उत्पन्न होगा। शरीर की जो रुधिर बनने की जो दर है वो कम हो जाएगा, रुधिर की कमी होगी, मतलब खून, तो फिर बहुत सारी अनियमितताएं शरीर में शुरू हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा इस बीमारी के लक्षण। अब इसके रोकथाम के उपाय, तो इस उपदंश से भी बचने के लिए जो है हमें अनियमित सहवास पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके अलावा रोगी के वस्त्रों का उपयोग जो है स्वस्थ व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। उस रोगी व्यक्ति के जो कपड़े हैं उसको हमेशा स्वच्छ रखने चाहिए। फिर उसको जिस पात्र में भोजन दिया जा रहा है वो हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए, है ना। और वो व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों से हमेशा अलग रखे जाने चाहिए और आवश्यकता पड़े तो उसको हॉस्पिटलों में एडमिट करा देना चाहिए, ठीक है। ये इसके बचाव का उपाय होगा। और इसके उपचार के लिए जो है एक पेनिसिलिन का क्या दिया जाता है, प्रतिजैविक दिया जाता है, दवाई दिया जाता है। वो पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाने से उस व्यक्ति को जो है उस बीमारी से, उपदंश से राहत मिल सकता है। पेनिसिलिन की जो दवाई जब भी लगता है, आपको कैसे पहचान होगा, आप पहचानेंगे। पेनिसिलिन का जब भी इंजेक्शन लगाया जाता है तो यहाँ पर उसको पहले टेस्ट करते हैं। टेस्ट करके 5 मिनट आपके शरीर को देखेंगे कि आपके शरीर में वो दवाई जो है एक्सेप्ट करने योग्य है नहीं है, मतलब आपका शरीर एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। मान लो
हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमें खुजली होगा या उसका तुरंत जो है कुछ ना शरीर में प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। और यदि 5 मिनट के अंदर में ऐसा नहीं होता, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है उस इंजेक्शन से, तभी उसको इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। पैरासिटामोल जो है पाउडर के रूप में रहता है, उसको घोलने के लिए डिस्टिल्ड वाटर आता है, उसको मिलाते हैं और मिलाकर पहले शरीर में टेस्ट करते हैं, 5 मिनट के अंदर देखते हैं। 5 मिनट में यदि शरीर एक्सेप्ट किया, मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, खुजली नहीं हुआ या फिर और कोई परेशानी नहीं हुई, तभी उस कंडीशन में उस इंजेक्शन को दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो है किससे बच सकते हैं?